जय भीम साथियों। आज बाबा साहब का संदेश मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। कल रात को मुझे सपने में आए और मुझे कह रहे थे कि अगर मैं भारत लौट के नहीं आता, फिर मैं पढ़ाई कर रहा था कोलंबो में, इंग्लैंड में, जर्मनी में भी 3 महीने संस्कृत सीख के आया। मैं नहीं आता भारत तो क्या होता। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह एकदम मुझे लगा कि जैसे साक्षात कोई मेरे सामने बैठ के बात कर रहा है और मेरे सर पे इतना भारी बोझ। और जैसे ही मैंने कल्पना की कि अगर बाबा साहब अगर भारत लौटकर नहीं आते तो हमारा क्या होता। जैसे और बहुत सारे तमाम लोग इस देश में पढ़ने के लिए पढ़ाई करते हैं, पैकेज लेने के लिए, नौकरियां करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। बाबा साहब को इतने बड़े मौके मिले। वो यूएसए, इंग्लैंड, जर्मन ऐसे विदेशों देशों में पढ़ के आए जो दुनिया के विकसित देश थे, और जिन्होंने की बाबा साहब को ऑफर की कि उनके विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हो जाओ, जो चाहिए ले लो। लेकिन बाबा साहब ने वो तमाम ऑफर ठुकरा दिए, तमाम सुख सुविधाओं को लात मार दी और वो वापस लौट करके आए। हमारे लिए वापस लौट के आए, गालियां खाने के लिए, अपमान सहने के लिए। सिर्फ किसके लिए? अपने अछूतों के लिए। तो बाबा साहब ने कहा कि कल्पना कर, अगर मैं लौट के नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता। बाबा साहब ने कहा कि जब मैं 6 साल का हुआ ही था, मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई। हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। वो कहा करती थी अक्सर कि भीम, तुझे पढ़ना है और पढ़ लिख करके तुझे इतना बड़ा, इतना ताकतवर इंसान बनना है कि तुझे अपने लोगों के लिए, जो गरीब हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके उन दुखों को मिटाना है। सदियों सदियों से इस देश में गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए अपने लोग, उन लोगों को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलवानी है। भीम, तुझे पढ़ना होगा, उनकी मां कहती थी। लेकिन जब भीम पहली कक्षा में जब भर्ती हुए तो उनकी माताजी उनको छोड़ के चली गई। उस बालक के दिल दिमाग पर क्या बीती। वो कह रहे थे, जब मैं स्कूल गया, मैं भी खुशी खुशी स्कूल गया, क्लास में बैठा, पहला दिन मेरे पिताजी मुझे छोड़ के आए और सारे बच्चों के साथ मैं भी मस्ती कर रहा था अंदर क्लास में। तभी मास्टर जी आए और मास्टर जी के आते ही सारे बच्चे शांत होकर बैठ गए। मैं भी बैठ गया एक कोने में। तो मास्टर जी ने कहा, रे तू तो राम जी का बेटा है ना, तू यहां क्या कर रहा है? खड़ा हो यहां से, तू तो अछूत है ना, चल यहां बाहर बैठ दरवाजे पे। तो मास्टर जी का आदेश मान के मैं वहां बाहर बैठ गया दरवाजे पे। उन सब बच्चों से दूर। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मास्टर जी ने मुझे इन बच्चों से दूर क्यों किया। मैं भी तो ऐसा ही दिखाई देता हूं, जैसे ये सब है वैसा ही मैं हूं। बाबा साहब ने कहा कि जब मुझे प्यास लगी और मैं भागा स्कूल के उस नल के पास, तो दूसरी तरफ से वहां का चपरासी भागा हुआ है और उसने मुझे एक झापड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस नल को छूने की? तू अछूत है, पता नहीं है तुझे? तू यहां से पानी नहीं पी सकता।
और मुझे धक्का देके भगा दिया वहां से। जब स्कूल की घंटी बजी, मैं दौड़ा अपने पिता के पास और मेरे मन में था मैं अपने पिताजी से शिकायत करूंगा इन सब की। जब घर पहुंच के मेरे पिताजी ने पूछा, भीम आज का दिन कैसा रहा, कैसा लगा तुझे, तो मैंने उनके गले से चिपट के, छाती से चिपट के मैंने उनको खूब रोया और मैंने उनको बताया कि मास्टर जी ने मेरे साथ क्या किया। उस चपड़ा जी ने मुझे क्यों पानी नहीं पीने दिया, गालियां क्यों दी, क्यों एक मुझे थप्पड़ मारा, क्यों मुझे धक्का मारा। पिताजी चुप हो गए। पिताजी ने कहा कि इन सब सवालों का, तेरे इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। तुझे खामोश किताबें तुझे तेरे सवालों का जवाब देंगी। तुझे इन खामोश किताबों को पढ़ना होगा भीम, तुझे खूब पढ़ना होगा और एक दिन तेरे सवालों का जवाब तुझे खुद मिलेगा, तुझे खुद ढूंढना होगा। ये किताबें तुझे तेरे सवालों का जवाब देंगी। और उस दिन के बाद मैं पढ़ने में मगन हो गया, पढ़ता रहा, खूब पढ़ा। एक दिन मेरे पिताजी से मिलने मैं मुंबई जा रहा था अपने भाई के साथ। छोटे थे हम दोनों भाई। हमने एक कोचवान गाड़ी, बैलगाड़ी में हमने तय किया कि हमें मुंबई जाना। उसने हमसे पैसे तय करे और उसने हमें बिठाया। बैलगाड़ी चलती रही और जैसे जैसे आगे बढ़ी, बीच रास्ते में हमें खूब प्यास लगी। दूर एक पानी का कुआं से पानी भर रहे थे कुछ लोग। हमने कोचवान को कहा कि हम जरा पानी पी के आते हैं। वो दोनों भाई जैसे वहां पहुंचे तो पानी पिलाने वालों ने कुएं पे जो खड़े थे, उन्होंने पूछा तुम्हारी जाति क्या है। हमने जब कहा कि महार, तो उन्होंने हमें धक्के देके वहां से भगा दिया। और कोचवान को ये देख करके पता चल गया कि हम अछूत परिवार से महार हैं, तो उसने फिर हमें गाड़ी में बिठाने से मना कर दिया। रात होती जा रही थी, शाम का समय था, मंजिल दूर थी, हम बहुत छोटे थे। हमने गिड़गिड़ाए पैर पकड़े कोचवान के। कोचवान ने पैसे बढ़ा दिए और कहा कि मैं बैलगाड़ी नहीं हाँकूंगा, बैलगाड़ी तुम्हें चलानी पड़ेगी। और वो कोचवान पैदल चलने लगा और बैलगाड़ी हमारे हाथ में दे दी। जैसे तैसे हम पिताजी के पास पहुंचे और वहां हम पिताजी के गले लग के बहुत रोए। धीरे धीरे मैंने 10वीं पास कर ली और मुझे फिर श्री कृष्ण किर्लोस्कर जी की कृपा से बड़ौदा के स्टेट के महाराज की स्कॉलरशिप मिली और मैं यूएसए पढ़ने गया। मुझे वहां पढ़ने का मौका मिला और मैंने वहां पढ़ाई शुरू की। वहां मैं सोचता था पढ़ते पढ़ते कि आखिर ये भारत में जातिवाद क्यों है, क्यों है घोर जातिवाद, मनुष्य द्वारा मनुष्यों का शोषण क्यों है। ये मैं सोचता था, मेरे दिलो दिमाग में घूमता था। और जब मैं यूएसए में पढ़ रहा था तो मैंने भारत में जातियों के विषय पर एक लेख लिखा, शोध पत्र लिखा, जिससे मैं वहां बहुत फेमस हो गया। मैं वापस इंडिया आया। बड़ौदा स्टेट की शर्तों के अनुसार स्कॉलरशिप के बदले मुझे बड़ौदा स्टेट पे नौकरी करनी थी। और जब मैं बड़ौदा स्टेट गया तो वहां पर जानकर मेरी जाति, जबकि मुझे डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया था, डिफेंस सेक्रेटरी होने के बावजूद वहां किसी ने मुझे घर रहने के लिए नहीं दिया, किराए पर भी नहीं दिया। और जब मैं अपने ऑफिस में बैठता, मुझे फाइल लेने चपरासी, ब्राह्मण चपरासी आता तो दूर से मुझे फाइलें फेंक के देता। उन्होंने कहा जब मैं पीने का पानी मांगता तो मुझे पीने का पानी को मना कर दिया। फिर मुझे खबर आई कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मैं लौट के मुंबई आया
और वहाँ देखा मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और फिर मुझे छोड़ के चले गए, सदा सदा के लिए चले गए। मैं उनका क्रियाक्रम करके जब वापस बड़ौदा स्टेट लौटा तो वहाँ मुझे फिर किसी ने रहने के लिए किराए पे मकान तक नहीं दिया। मैं झूठ बोल करके एक पारसी धर्मशाला में मैंने किराए पे मकान लिया। मैंने अपनी जाति छुपाई, लेकिन जल्दी उन पारसी धर्मशाला वालों को भी मेरी जाति पता चल गई। रात को 12 बजे लाठियां लेकर के तमाम लोग मेरे कमरे में आए और मुझे पीटते हुए, मुझे धक्के दे करके मुझे वहां से धर्मशाला से बाहर फेंक दिया आधी रात को। मैं बहुत देर तक एक पेड़ के नीचे बैठा सोचता रहा। मैंने सोचा अब मैं बड़ौदा स्टेट में नहीं रहूंगा, अब मैं वापस मुंबई आ गया। और उसके बाद मैं फिर वापस गया, मैं इंग्लैंड गया। वहां मैंने अपने अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मैं फिर लौटा। मेरी पीएचडी बाकी थी, मेरी बार एट लॉ बाकी थी। फिर 2-3 साल में इंडिया में रह के मैंने प्रोफेसर का काम किया। मैंने अपना मिशन भी शुरू किया, मूकना एक अखबार निकाला और मैंने अपने लोगों की समस्याओं को भी उठाना शुरू किया। लेकिन 1 साल मैंने कुछ पैसे जमा किए और वापस मैं इंग्लैंड गया। अपना अर्थशास्त्र मैंने पीएचडी पूरी की, डॉक्टरेट पूरा किया। मैंने वहाँ प्रॉब्लम ऑफ रूपी अपने अर्थशास्त्र की पीएचडी की मैंने थीसिस लिखी, जिससे पूरा अंग्रेजी सिस्टम हिल गया। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने ये जो लिखी है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो अपना डॉक्यूमेंट लिखा है, आपको हम अपना प्रोफेसर नियुक्त करते हैं यहाँ पर। आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप यहाँ पढ़ाइए, आपको जो चाहिए मिलेगा, आप यहीं रहिए। लेकिन मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया, क्यों? मुझे लौटना था अपने लोगों के लिए। सदियों सदियों की गुलामी को मुझे तोड़ना था, खत्म करनी थी अपने लोगों की अमानवीय जीवन। मैंने ठुकरा दिया, वो तमाम प्रलोभन ठुकरा दिए और मैं लौटा वापस। मैंने अपना बार एट लॉ पूरा किया, बैरिस्ट्री पूरी की और फिर 1924 से मैंने भारत आके समता सैनिक दल का गठन किया। और उसके बाद लगातार मैं अपने लोगों की आवाज बुलंद करता रहा। मुझे खूब गालियां मिली, खूब अपमानित होना पड़ा, खूब शोषित होना पड़ा। यहां तक कि मेरे अपने लोग भी मेरे विरुद्ध खड़े रहे। वो भी मेरे खिलाफ थे। जब गांधी के विरुद्ध पूना पैक्ट की लड़ाई चल रही थी, जब डबल वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई चल रही थी, तब मेरे लोग मेरे साथ ना खड़े होके गांधी के साथ खड़े थे, कांग्रेस के साथ खड़े थे। लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ और मैं लड़ता रहा। और मैं उसके बाद मैं कामयाब हुआ अपने देश का संविधान बनाने में, अपने लोगों के सदियों सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में कामयाब रहा। लेकिन एक हद तक वो दस्तावेज मैंने बना दिया, लेकिन मैंने कहा कि दस्तावेज है एक संविधान, इसको लागू करना होगा और लागू करने की जिम्मेदारी उनकी होगी जो सत्ता में होंगे। ये उनकी ड्यूटी होगी। अगर नहीं ड्यूटी इसको निभाओगे तो ये तो किताब है, अपने आप तो लागू नहीं होगा। मैंने अपने लोगों को कहा कि अभी लड़ाई बाकी है। और जब मुझे लगा कि मुझे अब जाना है दुनिया छोड़ के, तो मैं अपने लोगों को मैंने कहा कि मैं बड़े दुख तकलीफ पीड़ाओं के साथ अपने इस मिशन को मैं यहां तक लेकर के आ पाया हूं। अगर तुम मेरी इस लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकते तो कृपा करके इसे पीछे भी मत जाने देना। लेकिन जब मैं आज देखता हूं
मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि आज मेरा मिशन कहाँ पर है। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं नहीं लौटता तो क्या होता, जो थोड़ा बहुत है वो भी नहीं मिलता। बाबा साहब ने रात को मुझे सपने में कहा, मैं विचलित हो उठा और मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। और बाबा साहब के महान संघर्षों की बदौलत जो हमने हासिल किया है, आज फिर हम उन्हीं शक्तियों को ताकत देते हैं जिन शक्तियों के कारण सदियों सदियों तक हम गुलाम रहे, जिन लोगों ने हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए, हमारे संवैधानिक अधिकार मिलने तक में हमारे रोड़े अटकाए। हमें सोचना होगा, आज फिर क्या बाबा साहब लौट के आएंगे? क्या आएंगे बाबा साहब हमें फिर दोबारा से हमें आज़ादी दिलाने, फिर दोबारा से हमारे अधिकार दिलवाने, फिर दोबारा से हमारे लिए गालियां खाने, अपमान सहने? क्या आएंगे क्या बाबा साहब? बाबा साहब कल रात मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे ये बातें बताई जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आप भी आगे शेयर करोगे। जय भीम।